रात को आरती का पूरा परिवार डिनर कर रहा होता है। इसी बीच आरती की देवरानी नेहा गुस्से में अपनी जेठानी से बोलती है। जेठानी जी, ये सब क्या है? आपने फिर से मीठी सब्जी बना दी। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, भगवान के लिए मीठी सब्जी मत बनाया करो। अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए बार बार मीठी सब्जी बनाकर तैयार कर देती हो। देवरानी जी, अगर आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता है तो आप खुद बना लिया करो। वैसे भी सारा दिन मैं अकेले ही घर का सारा काम करती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देती हो। अरे तो कमी निकालने वाले काम ही मत किया करो ना आप। कभी कभी तो सही लगता है, लेकिन रोज रोज मीठी सब्जी खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पसंद नहीं है तो आप खुद बना लो। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती हो तो ऑर्डर देना बंद करो। दरअसल नेहा बाहर जॉब किया करती थी और इसीलिए वह अपनी जेठानी के ऊपर बहुत सारा रोब झाड़ती थी। उसके इस रौब से आरती बहुत परेशान हो जाती है। इसीलिए आरती जानबूझकर मीठी सब्जी बना दिया करती थी। मीठी सब्जी नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। ऐसे ही एक सुबह नेहा ऑफिस के लिए रेडी हो रही होती है। थोड़ी देर में आरती सबका लंच बना कर देती है। नेहा भी लंच लेकर ऑफिस चली जाती है और जैसे ही ऑफिस में लंच होता है, नेहा अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। तभी नेहा की एक दोस्त नेहा के घर की सब्जी चखती है और बोलती है, अरे ये क्या नेहा, क्या तू रोज रोज मीठी सब्जी लेकर आती है? अरे तेरे घर में मीठी सब्जियां बहुत पसंद करते हैं क्या लोग? एक काम कर, अपना लंच तो खुद ही खा ले, हमारे बस की बात नहीं है तेरा लंच खाना। अरे यार, अब मैं क्या बताऊं, मेरी जेठानी जानबूझकर बार बार मीठी सब्जी बना देती है। अरे मीठी सब्जी कौन खाता है यार? अरे यार, एक तो बाहर नौकरी करो, ऊपर से घर का काम भी करो, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मेरी जेठानी है ना, उसको पूरा दिन घर में करना ही क्या होता है। अरे खाना बनाकर सारा दिन तो सोती रहती है और महारानी से एक सब्जी ठीक से नहीं बनती है। अरे यार, तेरी जेठानी तो फिर भी ठीक है, कम से कम तुझे मीठी सब्जी तो बनाकर देती है ना। एक मेरी जेठानी है, ऑफिस जाने के बाद और ऑफिस निकलने से पहले घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। शुक्र है कि तेरी जेठानी को तू मिली है, अगर मैं मिली होती ना तो शायद कब का बंटवारा हो चुका होता घर का। ऐसे ही शाम को नेहा ऑफिस से घर जाती है। थोड़ी देर में नेहा का पूरा परिवार फिर से बैठकर डिनर कर रहा होता है। तो वहीं आरती सबके लिए सीताफल की मीठी मीठी सब्जी बनाकर ले आती है। सबको सीताफल की मीठी सब्जी पसंद आती है, लेकिन तभी नेहा बोलती है, अरे जेठानी जी, ये सब क्या है? आप क्यों बार बार मीठी सब्जी बना देती हो? आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे मीठी सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप मेरे लिए थोड़ी सी चटपटी और तीखी सब्जी बना दिया करो। देवरानी जी, अगर आपको मेरे हाथ की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती तो आप खुद बना लिया करो ना। घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, आपको तो बस ऑर्डर देना होता है। अरे खाने में क्या जाता है, सामने वाला तो सारे दिन घर में आराम ही करता रहता है ना। अगर आपसे मेरा खाना नहीं बनता तो मत बनाइए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आप सारा दिन घर में करती ही क्या हो? अरे घर में झाड़ू पोछा करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि मैं घर में कुछ नहीं करती। आप लोगों की हर छोटी बड़ी चीजों का ख्याल रखती हूँ मैं, लेकिन तब भी आप लोगों के मुंह से मेरे लिए दो तारीफ नहीं निकलती है और ना ही कोई भी मेरे साथ मिलकर थोड़ा बहुत हाथ बटाने को तैयार होता है। इतना बोलकर आरती गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और आरती की सास कविता नेहा से कहती है, देख नेहा बेटी, मैं जानती हूँ तू बाहर जॉब करती है और तुझसे घर का काम नहीं होने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू आरती को ये बोले कि सारा दिन वो घर पे आराम ही करती है। अच्छा, तो आप भी आ गई सासू माँ जेठानी जी की तरफदारी करने के लिए। बेटा, बात यहाँ तरफदारी की नहीं है, बात यहाँ ये है कि तू भी इस घर की बहू है और आरती भी इस घर की बहू है और मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। जैसे तुझे तेरा काम बहुत मुश्किल लगता है, वैसे आरती को ही घर का सारा काम बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि तू 8 घंटे बाद फ्री हो जाती है, लेकिन आरती जब तक जागती है जब तक घर का काम खत्म नहीं होता है। नेहा को गुस्सा आता है और वह गुस्से में खाना छोड़कर चली जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन नेहा के व्यवहार में अपने जेठानी के लिए कोई बदलाव नहीं आता है। वह आए दिन आरती को नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी, लेकिन आरती भी कम नहीं थी। आरती भी जानबूझकर बार बार मीठी सब्जी बनाकर तैयार कर देती थी। मीठी सब्जी को देखकर ही नेहा का पारा हाई हो जाता था। ऐसे ही एक दिन सास गुस्से में बोलती है, देखो बहुत हो गया तुम दोनों का। अगर तुम दोनों को ऐसा लगता है कि घर का काम आसान है और बाहर का काम आसान है, तो एक काम करो, आज से आरती बहू बाहर का काम करेगी और नेहा बहू घर का काम करेगी, ताकि तुम दोनों को पता चल सके। सास अपनी दोनों बहुओं की हरकतों से बेहद परेशान हो चुकी थी। उसे जानबूझकर ये सब कुछ करना पड़ रहा था, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी। इसीलिए अपनी सास के डर के मारे दोनों बहुएं उनका फैसला मान लेती है। आरती अगले ही दिन से अपनी नौकरी की तलाश करना शुरू कर देती है और आखिरकार आरती को एक जगह नौकरी मिल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ नेहा सुबह उठकर घर के सारे काम करती है। ऐसे ही सुबह सुबह आरती ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है, वहीं नेहा सबके लिए खाना बनाती है। हे भगवान, सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक्त मैं सो रही होती हूँ। सच कहा है किसी ने, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। नेहा घर के काम करके बेहद परेशान हो जाती है। उसे बार बार नींद आने लगती है, क्योंकि नेहा अक्सर सुबह 9 बजे सोकर उठा करती थी और आराम से 11 बजे तक ऑफिस जाया करती थी। लेकिन अब नेहा का अचानक से रूटीन बदल चुका था। वहीं दूसरी तरफ आरती को भी बाहर जाने के लिए कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। ऐसे ही लगभग एक हफ्ता बीत जाता है और एक हफ्ते में दोनों देवरानी जेठानी की अकड़ ठिकाने आ जाती है। दोनों ही परेशान होकर सास के पास जाती है और बोलती है, सासू माँ, मुझसे बाहर नौकरी नहीं होगी। घर का काम जैसा भी हो, पर मैं घर का सारा काम करने में बहुत कंफर्टेबल हूँ। बाहर का काम मेरे बस की बात नहीं है। हाँ सासू माँ, जेठानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। घर का काम करना और सबकी जिम्मेदारी अपने सर पर उठाना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं कल से ऑफिस ही जाऊंगी। और हाँ जेठानी जी, अगर आप मेरे लिए मीठी सब्जी ही बनाना चाहती हो ना, तो कोई बात नहीं, मैं मीठी सब्जी भी खा लूंगी। अरे नहीं नहीं देवरानी, कोई बात नहीं। मैं अब से आपके लिए कभी मीठी सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ बाहर नौकरी करना आसान नहीं है। जो करता है उसे ही पता चलता है। हमें क्या, हम तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि सामने वाला करता ही क्या है। अब समझ में आया ना, दोनों में से किसी का भी काम आसान नहीं होता है, चाहे वो घर का काम हो चाहे वो बाहर का काम हो। हमें दोनों कामों की वैल्यू करनी चाहिए। नेहा सुबह 11 बजे ऑफिस जाती है, तो नेहा भी सुबह आराम से 7 बजे उठ के आरती की मदद कर सकती है, ताकि उसे भी ये ना लगे कि घर का सारा काम वो अकेले ही करती है। हाँ सासू माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। आगे से मैं हमेशा जेठानी जी की मदद किया करूंगी। ठीक है देवरानी जी, अब मैं कभी आपको परेशान करने के लिए मीठी सब्जी नहीं बनाया करूंगी। हमेशा आपकी फेवरेट सब्जी ही बनाऊंगी। ऐसे ही सास की सूझबूझ से देवरानी जेठानी के बीच का मनमुटाव कम हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए खत्म ही हो जाता है। अब जेठानी मीठी सब्जी बनाना बंद कर देती है और देवरानी रोब झाड़ना बंद कर देती है। निधि रात में सो रही होती है, लेकिन जब निधि की सुबह आंख खुलती है तो वो देखती है कि बिस्तर गीला है। बिस्तर गीला देखकर निधि बहुत डर जाती है। ये क्या, आज फिर बिस्तर गीला कर दिया मैंने। निधि, आज तो माँ तुझे मार ही डालेंगी। हे भगवान, मेरी ये बिस्तर गीला करने वाली आदत एक ना एक दिन ना मुझे घर से ही बाहर जरूर निकलवा देगी। रोज बिस्तर गीला करती हूँ और आज भी माँ ने ये देखा तो मेरी शामत आ जाएगी। इससे पहले माँ यहाँ आए, मैं यहाँ से बिस्तर ही हटा देती हूँ। ना रहेगा बिस्तर, ना होगा माँ को मुझ पर शक। निधि डर जाती है, इसीलिए जल्दी से वो वहाँ से बिस्तर हटा देती है। कुछ देर बाद निधि की माँ भावना कमरे में निधि को उठाने आती है, तो वो बिस्तर नहीं देखती और सुबह सुबह निधि भी जल्दी से नहा लेती है। ये देखकर निधि की माँ हैरान हो जाती है। अरे, आज सूरज कहीं और से निकल गया क्या? ये मैं क्या देख रही हूँ? आज तूने इतनी सुबह सुबह ही नहा लिया और ये बिस्तर कहाँ गया तेरा? माँ, वो मैंने बिस्तर को छत पर रख दिया। अभी थोड़ी देर में धूप आएगी तो बिस्तर को भी लग जाएगी ना। वैसे बिस्तर को भी हफ्ते में एक बार धूप लगानी चाहिए। अच्छा जी, ये ज्ञान तुझे अचानक से कहाँ से आ गया?
पहले तो तू कभी भी बिस्तर ऊपर नहीं रखती थी। माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ज्ञान आज आया है तो आज ही उपयोग में ले आओ ना। और वैसे ये तो कल रात में जब रील देख रही थी ना, तब पता चला था कि ऐसा करना अच्छा होता है। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि तुझे भी अपनी चिंता है। और ये बात नहीं बताई तूने कि आज तूने इतनी जल्दी कैसे नहा लिया। गर्मी में तो तू रोज नहाती नहीं है, फिर ठंड में चमत्कार कैसे हुआ? माँ, आपको तो हर चीज से परेशानी है। आज जब मैंने जल्दी उठकर नहा लिया तो भी आप इतने सवाल जवाब कर रही हो, और जब मैं कुछ ना करूँ तो मुझे ताने दे दे के मुझे सुनाती रहती हो। मैं कोई सवाल जवाब नहीं कर रही हूँ। वो तो तुझे आज पहली बार सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार देखा है ना, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसीलिए पूछ लिया। माँ, कभी कभी अपनी आंखों पर विश्वास कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। और हाँ, आज मैंने सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा लिया है। मैं भी यही सोच रही थी कि अब बड़ी हो गई हूँ मैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तुझे ऐसे देखकर तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब नहा लिया है तो चल चल कर खाना खा ले। मैंने आज आलू के पराठे बनाए हैं। कितना अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठो और नहा धोकर नाश्ता करो, वो भी आलू के पराठे। निधि इस बार अपनी माँ से बच जाती है और बिस्तर गीला करने वाली बात अपनी माँ से छुपा भी लेती है, और निधि ऐसे ही रोज करने लग गई थी। कुछ दिनों के बाद निधि रात में अपने कमरे में सोने जा ही रही थी कि तभी भावना आती है। आज मैं भी तेरे साथ तेरे ही कमरे में सोऊंगी। लेकिन क्यों माँ, आज आप मेरे साथ मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? मुझे किसी और के साथ सोने की आदत नहीं है, मुझे नींद नहीं आएगी फिर रात में। बाहर ठंड देख रही है कितनी हो रही है, और हम घर में 2 लोग ही रहते हैं। अब वो 2 लोग भी अलग अलग कमरे में सोने लगे तो ठंड से कांप कांप कर ही मर जाएंगे। माँ, आपको ज्यादा ठंड लग रही है तो एक और कंबल ले लो ना, लेकिन मेरे साथ मेरे कमरे में मत सो। वहाँ सोने की क्या जरूरत है? यहाँ तो आपको भी जल्दी नींद नहीं आने वाली है ना। जब तू छोटी थी ना तो तुझे मेरे बिना नींद ही नहीं आती थी, इसीलिए मैं तुझे सुलाने के लिए यहाँ तेरे साथ ही तेरे कमरे में सोती थी। और तू बोल रही है कि मुझे नींद नहीं आएगी। अरे बड़े आराम से आएगी। लेकिन माँ, मुझे आपके साथ नहीं सोना है। क्यों नहीं सोना मेरे साथ? अब तो तेरे ठंड में बिस्तर गीला करने वाली आदत भी छूट गई है। इस बार ठंड में शुरू में ही बिस्तर गीला किया था, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई है ना। माँ, मुझे रात में पढ़ाई करनी होती है और आप यहाँ मेरे साथ रहोगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी? दिन में तो तुझसे किताब खोली नहीं जाती और चली है तू रात में पढ़ने। चल, तुझे अगर पढ़ना है तो पढ़ लियो, मैं शांति से सोई रहूंगी। अब तो ठीक है ना, लाइट भी जला सकती है तू। निधि बहुत घबरा जाती है क्योंकि अब उसकी माँ भी उसके साथ सोने वाली थी। इसीलिए निधि रात भर पढ़ाई ही करती रहती है, सोती ही नहीं। सुबह जब भावना की आँख खुलती है तो वो निधि को देखती है। तू रात भर क्या पढ़ाई ही करती रही? तू सोई क्यों नहीं? माँ, मेरे एग्जाम आ रहे हैं इसलिए मुझे नींद नहीं आई। तू तो बहुत समझदार हो गई है। वैसे निधि बेटा, तेरे बिस्तर से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है, जैसे किसी ने सूसू किया हो? तू तो अब बिस्तर गीला भी नहीं करती है। वो माँ, पहले की ही बदबू है, अब तक गई ही नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे चली जाएगी। निधि अपनी माँ को बहुत ही आसानी से अपनी बातों में उलझा लेती है। कुछ दिनों के बाद भावना की बहन सुजाता घर आती है और सब लोग बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। भावना, अब तो मैं 1-2 दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए आई हूँ। अब तो सर्दियाँ यहीं बिता कर जाऊंगी। तू तो बस मुझे मेरा कमरा बता दे कौन सा है। इतने तो कमरे नहीं है, लेकिन दीदी आप एक काम करो, आप निधि के कमरे में सो जाओ। मेरे कमरे में क्यों माँ? आप अपने कमरे में सुला लो ना मौसी जी को। निधि, मेरा तो सिंगल बेड है, उसमें हम दोनों बहनें कैसे सो पाएंगी? तेरा तो है ना बड़ा बेड, वहाँ दीदी आराम से सो जाएंगी। जा, नया चादर बिछा दे। निधि को अपनी माँ की बात माननी पड़ जाती है और अब सुजाता निधि के साथ उसके कमरे में सोने आती है। 1-2 दिन तो निधि डर के मारे सोती ही नहीं, लेकिन बिना नींद के निधि रह नहीं पा रही थी, इसीलिए सो जाती है और नींद में ही फिर से निधि बिस्तर गीला कर देती है। सुजाता को जब पता चलता है कि बिस्तर गीला है तो वो तुरंत ही भावना को बुलाती है। अरे भावना, देख तेरी बेटी ने क्या किया, पूरा बिस्तर गीला कर रखा है। इतनी बड़ी हो गई है ये, अब भी बिस्तर गीला करती है। तूने कुछ समझाया है या नहीं अपनी बेटी को?
सुजाता के चिल्लाने से निधि की भी नींद खुल जाती है। क्या हुआ मौसी जी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? इसलिए जल्दी उठ गई क्योंकि तेरे साथ सोकर मैंने पाप किया था। तू बिस्तर गीला करती है ना। पता नहीं मुझे कि बिस्तर गीला कैसे हो गया, मैं तो सो रही थी। बस सोती ही रहे, वही तो मैं सोचूं, इस महारानी के इतने रंग ढंग क्यों बदले हुए हैं आजकल। रोज बिस्तर गीला कर देती है और धूप में सुखा देती है ताकि ना पता चले। पागल समझाए ना हमें। माँ सच में मैं जानकर नहीं करती हूँ बिस्तर गीला, मुझे खुद नहीं पता चलता कि कब नींद में बिस्तर गीला हो जाता है। मैं अपनी इस हरकत को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे माफ कर दो माँ। क्या माफ कर दो? अरे तू तो कहीं बाहर ले जाने लायक भी नहीं है। कल को तेरी शादी हो गई, तू तो वहाँ भी मेरी नाक कटवा देगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी तू। माँ आप क्यों? चुप अब एक और शब्द बोल दिया ना तो तेरी यही खाल खींच लूंगी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी हो गई है और अब भी ये सब करती है। अरे भावना बस, अगर ऐसे ही बच्ची को मारती रहेगी तो वो झूठी बोलेगी ना। दीदी आप अब भी इसकी तरफदारी कर रही हो। देखा ना आपने इसने क्या किया है। इसे खुद तो शर्म आती नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मुझे तो शर्मिंदा होना पड़ता है ना। हाँ तो ये ऐसा क्यों कर रही है? बिस्तर क्यों गीला करती है? कभी जानने की कोशिश की है तूने, या फिर कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर गई है? आखिर इसकी परेशानी क्या है? अब इसका इलाज डॉक्टर थोड़ी करेंगे। क्यों नहीं? जरूरी नहीं है कि ये जानकर ही बिस्तर गीला कर रही हो, किसी की परेशानी भी हो सकती है। निधि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुझे कल ही डॉक्टर के पास लेकर चलूंगी। अगले दिन सुजाता निधि को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और दवाई दिलवाती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके निधि की बिस्तर गीला करने की आदत छूट जाती है। और फिर सुजाता अपने घर जाने के लिए निकलती है कि तभी भावना उससे कहती है, दीदी आज आपकी वजह से ही मेरी बेटी की इतनी बड़ी परेशानी दूर हो गई। भावना तू थोड़ा गुस्सा कम किया कर। अगर तू निधि से प्यार से बात करेगी ना तो वो सब कुछ बताएगी तुझे, और तू उसकी माँ है, तू ही उसे ठीक कर सकती है। सुजाता भावना को समझा कर जाती है और निधि की ठंड में बिस्तर गीला करने वाली आदत को भी सुधार कर जाती है। दीनदयाल अपनी बेटी कनिका से बहुत प्यार करता था और कनिका भी अपने पिताजी की ही कही हुई हर बात का मान रखा करती। ऐसे ही एक दिन कनिका सुबह सुबह गुस्सा करते हुए बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे पानी से नहीं नहाना। बचपन से लेकर अभी तक मैंने पानी से नहीं नहाया और आप चाहते हो मैं पानी से नहा लूं? क्यों? आप लोगों को पता है अगर मैं पिताजी को बता दूं कि आप लोगों ने क्या किया है तो आप लोगों की खैर नहीं। कनिका का गुस्सा देखकर वहाँ उसकी माँ रागिनी आती है और कनिका को चुप करवाते हुए कहती है, क्या बात है कनिका, क्या हो गया? अब बस भी करो गुस्सा करना, वरना तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। माँ आप मुझे डरा क्यों रही हो? आपको पता है आज इन्होंने मेरे नहाने के पानी में दूध नहीं डाला। आपको तो पता है अगर मैं दूध से नहीं नहाऊंगी तो मेरा शरीर काला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। किसने कह दिया तुझे अगर दूध से नहीं नहाएगी तो काली हो जाएगी? जो भी तुझे ये सब बता रहा है ना, एक नंबर का पागल है वो। माँ ये बात मुझे पिताजी ने कही थी कि मैं दूध से नहाया करूं। अगर रोज दूध से नहाया करूंगी तो मैं हमेशा गोरी और सुंदर रहूंगी। अरे बाप रे, तू पागल और तेरे पिताजी भी पागल। तू जब से जन्मी है तब से तेरा रंग गोरा है, और वैसे भी तेरा रंग काला क्यों होगा? अरे माँ आपको कुछ समझ नहीं आता, मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी। अरे बस कर, अगर तेरी शादी होती है तो क्या तू अपने ससुराल में भी दूध से ही नहाया करेगी? हाँ माँ, मैं अपना ऐसा ससुराल ढूंढूंगी जहाँ दूध की कमी कभी महसूस नहीं होगी। देख लेना माँ, मेरे ससुराल वाले के पास दूध की फैक्ट्री होगी। ये लो, सपने तो इतने बड़े बड़े देखे जा रही है जैसे कि सच में तुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। जाकर अब नहा ले। कनिका को बचपन से दूध से नहाने की आदत थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन कनिका को देखने लड़के वाले आते हैं। तभी कनिका लड़के वालों से सवाल करती है और कहती है, क्या आपके घर में दूध की चाय या फिर दूध पीते हो? वो क्या है ना, मुझे दूध से नहाने की आदत है। अगर आपके घर में दूध आता है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो आप दूध से नहाती हो। आपको क्या लगता है ये अच्छी आदत है? बहुत गलत आदत है ये।
आप दूध से नहाती तो हो, लेकिन उससे होता क्या है नहाकर? अरे आप क्या जानो दूध से नहाने के फायदे। आपको पता है दूध से नहाकर ही तो मैं इतनी सुंदर हूँ। शायद आप दूध से नहीं नहाते हो ना। हाँ जी, ये बात आपने सही बोला है। हम दूध से नहीं नहाते और हम दूध से नहाना चाहेंगे भी नहीं। हम तो बस यही चाहते हैं और यही करते हैं कि दूध से नहाने से अच्छा है उस दूध को किसी गरीब बच्चे को पिला दिया जाए। वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गरीब का पेट भरेगा और आपको दुआ भी मिलेगी। हाँ वो भी कर सकते हो आप। मैंने कभी किसी को खिलाने या पिलाने से नहीं रोका है और ना आपको कभी रोकूंगी, ठीक है? मैंने कब कहा आपको कि मैं आपसे शादी करूंगा? अरे आपसे क्यों करूंगा मैं शादी? मुझे ऐसी लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है जो दूध से नहाती हो। खाने पीने की चीज की कदर तो है नहीं आपको। परिवार की क्या कदर करोगे आप? आपको तो बस अपने आप से मतलब है, चाहे दुनिया गड्ढे में जाए, उससे आपको क्या? क्यों, सही कहा ना मैंने? अमित की बात सुनकर कनिका को बहुत गुस्सा आता है और कनिका खुद जाकर रिश्ते के लिए मना कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब हर हफ्ते कनिका को देखने कोई ना कोई आता, लेकिन दूध से नहाने की बात सुनकर चला जाता। ऐसे ही एक दिन कनिका अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता ये रोज रोज के नखरे। अरे मैं भी इंसान हूँ, आज नहीं तो कल हर हफ्ते कोई ना कोई देखने ही आ जाता है। अब बस अगर कोई लड़का शादी करना चाहेगा तो ये सवाल आप उससे पहले ही पूछ लो, ताकि मुझ तक बात ही ना आए। अब मैं क्या कर सकती हूँ कनिका, हर कोई मना कर देता है। जब जब सुनते हैं कि उनकी होने वाली बहू दूध से नहाती है, उनको दूध से नहाने वाली बहू नहीं चाहिए, लेकिन तू है कि दूध से ही नहाना है तुझे। तो माँ मैं क्या करूँ? अगर मुझे बचपन से दूध से नहाने की आदत नहीं होती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन मुझे आदत भी तो पिताजी ने ही करवाई है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी है। ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा था तो मैंने रोका नहीं, बस यही मेरी गलती है। अब पता नहीं तेरे पिताजी कैसा दूल्हा ढूंढ कर लाए। क्या पिताजी फिर से मेरे लिए लड़का ढूंढने गए हुए हैं? हे भगवान, कब ये नौटंकी खत्म होगी? मैं तो थक चुकी हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। और अब सबसे पहले तो तू दूध से नहाना बंद कर दे। ये सारी गलत चीजें तेरे पिताजी ने तुझे सिखा रखी है। माँ बेटी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ कनिका के पिता दीनदयाल आते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम्हारी बेटी की किस्मत बदल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। अरे मुझे भी तो बताइए कि कैसा घर है और लड़का कैसा है, उसके रिश्तेदार कैसे हैं? मैंने ये सब नहीं पूछा, मैंने बस ये पूछा कि तुम्हारे घर में दूध आता है, कोई चाय दूध कुछ पीता है तुम्हारे घर में? तो लड़के ने पता है क्या बोला? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि लड़के ने क्या कहा। और आप ऐसे रिश्ता कैसे ढूंढ रहे हो? लड़के के घर में चाय पीने वाला कोई है या नहीं? हद है आपकी। अरे भाग्यवान सुनो तो, पता है क्या बोला उसने? कि हमारे घर में दूध की कोई कमी नहीं है, जो भी बहू हमारे घर आएगी वो तो दूध से नहाएगी, ये समझो। तो आपने ये बात सुनकर शादी तय तो नहीं कर दी ना? वो क्या है ना, अगर गलत रिश्ता हो गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। हे भाग्यवान, हमारी बिटिया का मनपसंद लड़का मिला है, तो मना कैसे कर देता? और हमको भी उससे ज्यादा क्या ही चाहिए था, बस मेरी बेटी खुश रहे। अपने पिता की बात को सुनकर रागिनी सर पर हाथ रख लेती है, तो वहीं कनिका नाचने लगती है कि उसके पिता ने उसकी पसंद का लड़का ढूंढा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और एक दिन वहाँ लड़का आता है और आकर बोलता है, नमस्ते जी, उस दिन आप मुझसे दूध की बात करते हुए कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा, तब जाकर आप मुझे मिले। भला ऐसे आधी बात करके कौन चला जाता है? देखो बेटा, मैं आपका नाम वगैरह कुछ नहीं जानता, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? अरे हाँ हाँ अंकल, आप मेरा नाम जानना चाहते हो ना? दरअसल मेरा नाम भूषण है। और क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए। बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं अंकल, मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। और हाँ, मेरी माँ अभी मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। जैसे ही उन्हें लड़की मिल जाएगी वो मेरी शादी भी करवा देंगी। अगर बुरा ना लगे
तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? वो क्या है ना, मुझे तुम्हारा बर्ताव बहुत पसंद आया, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। लेकिन अंकल, मैं कैसे क्या बोल सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं अपनी माँ को बिना पूछे कुछ भी फैसला नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, एक बार मेरी बेटी को देख तो लो, अगर तुम्हें पसंद ना हो तो बता देना, आगे बात नहीं बढ़ेगी। बेटी कनिका, ए बिटिया, जरा बाहर तो आओ, देखो तो कौन आया है। दीनदयाल के बाहर बुलाने पर कनिका आती है और जैसे ही भूषण कनिका को देखता है तो उसकी सुंदरता देखकर शादी के लिए झट से हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में कनिका की शादी भूषण के साथ हो जाती है। उसी शादी में अमित भी आया था और कनिका को देखकर भूषण से कहता है, अरे वाह भाई, क्या बात है, शायद तुझे किसी और ने अपनी लड़की दी नहीं, तभी तो तूने इस दूध से नहाने वाली लड़की को अपनी घर की बहू बना दिया। अरे ऐसा नहीं है अमित, शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई है, कनिका बहुत प्यारी है। अच्छी बात है, प्यारी तो बहुत है, लेकिन तुझे कल के बाद ही पता चलेगा कि कैसे तू पछताएगा, समझा? अमित की बातों पर भूषण ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपनी शादी में बिजी हो जाता है। शादी की अगली सुबह कनिका भूषण को उठाते हुए कहती है, भूषण जी उठिए ना, भूषण जी अब तो उठ भी जाइए। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक मैं नहीं नहाने वाली। और हाँ, नहाने के लिए मुझे दूध चाहिए भूषण जी। हाँ ठीक है, बाद में नहा लेना, मुझे अभी सोने दे। नहीं, पहले आप उठो और मुझे नहाने का दूध ला कर दो, वरना मैं नहीं नहाऊंगी। अरे मैं अब इतनी सुबह दूध कहाँ से लेकर आऊं? वैसे भी कौन लड़की दूध से नहाती है? अगर तुम्हें नहाना ही है तो पानी से नहाओ ना, यहाँ कोई दूध से नहीं नहाता, बड़ी यही दूध से नहाने वाली बहू। चल पानी से नहा ले। भूषण की बात सुनकर कनिका बहुत गुस्सा करती है और ससुराल में दूध न होने की वजह से घर में बहुत बड़ा ड्रामा करती है। तभी वहाँ उसकी सास उसे शांत करने के लिए 1 लीटर दूध मंगवाती है। तब जाकर उसके घर की बहू दूध से नहाती है। कोमल सुबह सुबह काम कर रही होती है। तभी कोमल की माँ सुजाता कोमल से कहती है, कोमल, घर का काम जल्दी जल्दी निपटा ले। तुझे याद है ना, आज तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। लेकिन माँ, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मुझे तो पता भी नहीं कि मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। तुझे कहाँ कुछ याद रहेगा, पूरे दिन जो अपनी दोस्तों के साथ फोन पर लगी रहती है। ठीक है माँ, अब आप शुरू मत हो जाना, मैं काम करके तैयार हो जाती हूँ। कोमल का रंग बहुत काला था, जिस वजह से उसे कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता। अब कोमल अपनी सबसे खास सहेली को घर बुलाती है और वो कोमल के घर आकर कोमल का मेकअप करते हुए कोमल से बातें कर रही होती है। अब तू भी किसी और की हो जाएगी, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है तेरे सिवा, बस तू मुझे भूल मत जाइयो। कभी नहीं भूल सकती तुझे, लेकिन मुझे आज भी नहीं लगता कि मेरे रंग की वजह से मुझे कोई पसंद करेगा। अरे मेरी कोमल तो लाखों में एक है, तभी तो तुझ जैसे हीरे को ढूंढने में उन्हें इतना समय लग रहा है। ना जाने कैसा लड़का होगा, क्या सब मुझे पसंद करेंगे? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है यार। अरे सब ठीक होगा, तू तो इतना नेगेटिव सोचती है कि कुछ अच्छा होने वाला हो तब भी ना हो। ललिता कोमल को तैयार कर रही थी, तभी लड़के वाले आ जाते हैं। अब सुजाता अपनी बेटी को लेने के लिए कमरे में आती है। चल, लड़के वाले आ गए और वो तुझे बुला रहे हैं। नजर ना लगे मेरी बेटी को, कितनी सुंदर लग रही है। काश माँ, आपकी नजरों से मुझे सब देखते। अब कोमल जैसे ही हॉल में आती है तो लड़के की पड़ोसन कोमल का हाथ पकड़कर कोमल को देखकर कहती है, अरे शारदा, लड़की को देखा क्या तूने? देख तो इसका हाथ कितना काला है। लड़की सावली नहीं बल्कि काली है, काली। छोड़ उसका हाथ, बेटा खाना बनाना तो जानती है ना, और घर के काम तो आते ही होंगे सारे। जी, मैं घर के सब काम कर लेती हूँ, खाना भी बनाना आता है और घर की जिम्मेदारियाँ भी अच्छे से जानती हूँ। तुम मेकअप करके अपना काला रंग तो छुपा सकती हो, लेकिन विमला की नजरों से कुछ छुपता नहीं है। विमला, मैं पूछ रही हूँ ना, तो चुप करके बैठी रहे। देखिए बहन जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है, रंग रूप सब ऊपर वाले की देन है। रही बात विचार की, मुझे आपकी बेटी पसंद आई। तू मेरी बात मान, लड़की बहुत काली है,
तेरा पोता पोती भी काले होंगे। कहाँ तेरा बेटा, कहाँ ये लड़की? ना 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 शारदा, जज्बाती होकर फैसला मत ले, मान ले मेरी बात। अरे विमला, मुझे लड़की पसंद है, मेरे बेटे को भी इसमें कोई एतराज नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है। क्यों बेटा? तो तू मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आई थी, जब तुझे अपने मन की ही करनी है तो? शारदा को कोमल इसीलिए पसंद आती है क्योंकि शारदा की बेटी भी काली थी, जिसके रिश्ते के लिए शारदा को काफी परेशानी हुई थी। शारदा तो अपने बेटे का रिश्ता कोमल से फिक्स कराती है। इधर लड़के वालों के जाने के बाद बस अब तो आंटी आप कोमल की शादी की तैयारियां करो। क्या बात है, मेरी कोमल दुल्हन बनने जा रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज अगर तेरे पिताजी होते तो उन्हें भी बहुत खुशी होती। अब जल्द ही तेरी शादी करके मैं निश्चिंत हो जाऊँ बस। शारदा जल्दी ही शादी की डेट फिक्स कर देती है, लेकिन अब कोमल को सबसे ज्यादा इस बात की चिंता हो रही थी कि वो था उसका ब्राइडल लहंगा। कोमल इस बारे में अपनी माँ सुजाता से कहती है, माँ मुझे अपनी शादी में बहुत ही सुंदर सा लहंगा लेना है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे इस काले फेस पर कौन से कलर का लहंगा अच्छा लगेगा। अरे तुझ पर तो कोई भी रंग जचेगा, ज्यादा मत सोच। और भी काम है, अभी लड़के वालों को शगुन भेजना है, लड़के का कपड़ा, मेहमानों के कपड़े सब देखना है। ये सब काम तू ललिता से पूछ। हाँ आंटी सही तो कह रही हैं, इस बारे में हम आपस में बात कर लेंगे। तू भी आंटी को बिना बात परेशान कर रही है। देख, मुझे अपनी शादी का ब्राइडल लहंगा ऐसा चाहिए जिसे देखकर लोग मुझसे ज्यादा मेरे लहंगे की तारीफ करें। अच्छा ठीक है, जब हम लहंगा देखने जाएंगे तो अच्छा सा ब्राइडल लहंगा तेरे लिए लेकर आएंगे। ठीक है, अभी चल मेरे साथ। ऑनलाइन साड़ी देखकर बता कौन सी साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी, 1-2 बुक कर देती हूँ। दोनों ही तरफ शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था और जल्दी ही वो दिन भी आता है जब कोमल की शादी होनी थी। कोमल सज रही थी, तभी जब ललिता अपना लहंगा पहनकर आती है तो कोमल हैरान रह जाती है। तू इस लहंगे में भी कितनी सुंदर लग रही है यार, मुझे मेरा ये लहंगा पसंद नहीं आ रहा, अब तो मुझे यही लहंगा पहनना है। पागल है, ये लहंगा मेरी बहन का है और तू अपना नया लहंगा क्यों नहीं पहन रही? अरे तू समझती क्यों नहीं, मुझे ये लहंगा पसंद आ गया है, तू चाहे तो मेरा लहंगा पहन ले, लेकिन मुझे यही चाहिए। तू कितनी जिद्दी है, ले तू मेरा लहंगा ही पहन ले, ये लहंगा भी ब्राइडल लहंगा है मेरी दीदी का। चल जल्दी से बदल लेते हैं, सच में मुझे ऐसे ही लहंगे की तलाश थी। ललिता का सुंदर लहंगा देखकर कोमल ललिता से अपना नया लहंगा बदल लेती है और बैठ जाती है शादी के मंडप पे। कोमल ने घूंघट किया था, पंडित मंत्र शुरू करते हैं, सभी लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक ललिता की माँ कमला वहाँ अपनी बेटी को ना देखकर परेशान हो रही थी। कब से ललिता को ढूंढ रही हूँ, लेकिन ये लड़की है कि मिलने का नाम नहीं ले रही। उसकी दोस्त तो यहाँ मंडप में बैठी है, लेकिन वो कहाँ गई? कहीं किसी कोने में छुपकर रो तो नहीं रही? अरे ललिता, ये तू क्या कर रही है? अपनी ही दोस्त की बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ रही है तू। अरे कमला बहन, क्या बात हो गई? क्यों इतना चिल्ला रही हो आप? ये कोमल है, आपकी ललिता नहीं। अरे सुजाता बहन, मुझे देखने दीजिए, ये मेरी ललिता है या आपकी कोमल? अब कमला जैसे ही घूंघट हटाती है तो देखती है कि उसकी बेटी के लहंगे में तो कोमल मंडप पर थी। ये देखकर शारदा सुजाता से कहती है, अरे ये कौन है और ये क्या तरीका है, बीच रस्म में दुल्हन का घूंघट हटा रही है? अरे रे रे, ये तो अब शगुन कर दिया इसने। मैं तो शारदा तुझसे इस घर में शादी करवाने से पहले ही मना कर रही थी, लेकिन तू है कि मानती ही नहीं। विमला तू चुप कर, मौका देखती नहीं है, बस लड़ने मरने को तैयार हो जाती है। अरे सुजाता जी, क्या बात है, इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मंडप में कोमल की जगह कोई और बैठी है? जरूर ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं लड़की के साथ। विमला, मैं बात कर रही हूँ ना, तो क्यों बीच में बोली जा रही है? बोलने दे मुझे। ये बातें हो ही रही थी कि तभी ललिता खा पी कर आती है और ललिता की माँ कमला ललिता को देखकर कहती है, मुझे तो एक पल को ऐसा लगा कि तुम मंडप में बैठी शादी कर रही है, लेकिन तुम दोनों ने ये लहंगे बदले क्यों हैं? अरे माँ, छोटी सी तो बात है, कोमल को मेरा लहंगा बहुत पसंद आया, उसके बाद ही वो मुझसे जिद करने लगी कि उसे मेरा लहंगा चाहिए, तो हम दोनों ने आपस में लहंगा बदला और आप यहाँ लहंगे के पीछे बवाल कर रही हैं।
वो तो मैंने शोर सुना तो खाना छोड़कर आई। तुम दोनों के दिमाग में क्या चलता है कोई नहीं जान सकता। वैसे लहंगा तो सच में मेरी कोमल पर प्यारा लग रहा है, क्यों समझन जी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इस ब्राइडल लहंगे में हमारी बहू बड़ी ही प्यारी लग रही है। नजर न लगे मेरी बेटी को और उसकी दोस्ती को। आज तो कमला बहन ने समझ ही लिया था कि कहीं कोमल की जगह ललिता तो नहीं बैठ गई। मुझे भी यही लगा कि हमारी होने वाली बहू की जगह यहाँ कोई और ही बैठा है, जिस वजह से ये औरत बवाल काट रही है। इस तरह कोमल की शादी उसकी दोस्त के ब्राइडल लहंगे में की जाती है, जिसमें सचमुच ही कोमल बड़ी प्यारी लग रही थी।